सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट एस्पेक्ट है। इसके पहले हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा था। इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझ लिया था कि इस पूरे चैप्टर में किस फॉर्म में हमको पढ़ना है, सिक्वेंशियल आर्डर क्या है और हमें कुल मिला जुला कर ओवरऑल इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है और बेसिक थीम क्या है इस पूरे चैप्टर की। तो सबसे पहले उसमें हमने कंटेंट में देखा था कि हम लोग हमें पढ़ना है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसमें भी अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, और अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार किस प्रकार से इम्पैक्ट डालता है, यानी नेशनलिज्म को पैदा करने में, नेशनलिज्म को स्प्रेड आउट ऑल ओवर द इंडिया करने में फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग आज के सेशन में जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट एंड स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ टुडे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के, चूंकि भारत उसमें शामिल नहीं था, हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत इनडायरेक्टली शामिल था लेकिन डायरेक्टली तो शामिल नहीं था। लेकिन भाई भारत को क्यों उससे एसोसिएट किया जा रहा है? बिकॉज हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड भाई भारत जो है अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था, और ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था भारत। और चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन भी शामिल था, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर क्या हो रही थी, लड़ रही थी। सेंट्रल पावर में कुछ देश थे, एलाइड पावर में कुछ देश थे, और ये दोनों देश आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। और उन्हीं सेंट्रल पावर में ही ब्रिटेन भी शामिल था। क्योंकि ब्रिटेन डायरेक्टली शामिल था, इसलिए ब्रिटेन जितनी भी पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, औपनिवेशिक सिस्टम बनाया था, जितनी भी कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत, जैसे भारत भी क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो भारत को भी उसने क्या बनाया, गुलाम बनाया। तो चूंकि अंग्रेज डायरेक्ट लड़ रहे हैं, तो अंग्रेज इनडायरेक्टली चूंकि भारत को मतलब डायरेक्टली लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो कुछ खर्च भी पड़ेगा, उस खर्च को वहन अपने सभी कॉलोनीज से करेंगे, जिसमें एक कॉलोनी इंडिया भी है। तो इंडिया पर भी कहीं ना कहीं युद्ध न लड़ते हुए भी इंडिया पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, और वही इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में एक अहम भूमिका को क्या करेगा, अदा करेगा। तो अब कहानी क्या है, इसी को हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बाकी इसमें और कोई विशेष टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने के नाते हमको इसको डिटेल में पढ़ना है। और सबसे पहली बात, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो आपको टाइम लाइन पता होनी चाहिए कि 1914 टू 1918, 1914 तक, लगभग 4 से 5 सालों तक चलने वाला ये युद्ध बड़ा ही विनाशकारी था, जिसमें विश्व के सभी देश इसमें लगभग शामिल हो गए थे, और एक बड़ी जो है विश्व स्तर की घटना, इवेंट कहा जा सकता है इसको। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ, जिसकी टाइमलाइन आपको पता होगी 1939 टू 1945। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि उस वक्त भारत क्या था, गुलाम था। कहानी क्या है कि इन द इयर्स आफ्टर 1919 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new mode of struggle। 1919 आते आते 1919 का जो दौर है, वो आते आते कहीं ना कहीं जो नेशनल मूवमेंट है वो नए नए एरियाज में क्या हो रहा है, फैल रहा है, नए नए क्षेत्रों में अपनी जगह को बना रहा है, नए नए सोशल ग्रुप इसमें शामिल हो रहे हैं। इस नेशनल मूवमेंट में तमाम जो डेवलपमेंट करने का सिस्टम है वो न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल ले रहा है, नए नए मोड में स्ट्रगल हो रहा है। यानी कि 1919 का जो दौर रहा वो ये रहा कि अब जो राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, राष्ट्रीय स्तर पे जो आंदोलन होते थे, अब वो नए नए एरिया को इनकारपोरेट कर रहे हैं, नए नए सोसाइटी, नए नए सोशल ग्रुप भी उसमें शामिल हो रहे हैं, और स्ट्रगल भी नए नए मोड में किया जा रहा है। यानी कि ये हो कैसे रहा है, इसको तो हम लोग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि अब स्ट्रगल एक नया रूप ले रहा है, नए नए लोग भी उसमें, बहुत सारे लोग अब जो नहीं अवेयर थे वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं, नए नए सोशल ग्रुप शामिल हो रहे हैं, नए नए जिन क्षेत्रों में कभी स्ट्रगल नहीं होता था, जिन क्षेत्रों में कभी नेशनल मूवमेंट में लोग शामिल नहीं हुआ करते थे, वो लोग भी अब इसमें शामिल होना शुरू हो रहे हैं। मतलब अब स्ट्रगल जो है वाइड रेंज अपना ले रहा है, क्या ले रहा है, वाइड रेंज ले रहा है। तो अब वही कह रहा है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, तो आखिर ये जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, इसको हम कैसे समझेंगे, एंड व्हाट इंप्लीकेशन डिड दे हैव, और इसका क्या मतलब है। यानी कि आप ये समझिए 1919 का जो दौर रहा, उस दौर के अंतर्गत मोड ऑफ स्ट्रगल चेंज होते हैं,
नए नए सोशल ग्रुप उसमें शामिल होते हैं और साथ ही साथ नए नए एरियाज में अब मूवमेंट होना शुरू हो गए। तो आखिर ये हुए कैसे, ये हमको सोचना है और इनका क्या मतलब रहा, इन दोनों एस्पेक्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज और समझिए आप कि आप महात्मा गांधी के अराइवल का टाइम आगे हम पढ़ेंगे कि जनवरी 1915 में भारत में एक नए लीडर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जब भारत में अराइवल उनका होता है तो वो स्ट्रगल को एक नया रूप देते हैं। इसको तो हम लोग, इसका मतलब धीरे धीरे हम लोग जवाब खोजेंगे इन सब प्रश्नों के, इन सब उत्तरों के माध्यम से। लेकिन हमको एक बात समझ में आ चुकी है कि अब स्ट्रगल वो स्ट्रगल नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1919 में पहली बार स्ट्रगल हुआ या फिर महात्मा गांधी जी के आने के बाद भारत में लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस पैदा हुई या फिर लोग समझे कि नहीं हमको अंग्रेजों से लड़ना, ऐसा नहीं। 1857 में भी आपको पता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे जी के नेतृत्व में हुआ था। 1857 में झांसी की रानी का नाम आपने सुना होगा, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। इन लोगों के नेतृत्व में भी क्रांतियां हो चुकी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो फॉर्मेशन है, जिस फॉर्म में होना चाहिए, एक जिस तरीके से वाइड रेंज में हो रहा है, जिस तरीके से मूवमेंट एक संगठित फॉर्म में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कमी थी और वो चीजें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के आने के बाद ही पूरी होती है। खैर, इतना डिटेल में हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन आप समझ गए कि 1919 का जो दौर रहा वो नेशनल मूवमेंट को कहीं ना कहीं नए नए एरियाज में, नए नए सोशल ग्रुप में, नए नए प्रकार से स्ट्रगल का फॉर्म ले रहा है, नए नए क्षेत्र में जा रहा है, नए नए सोशल ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है इसको हम लोग समझना है। और हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक नए प्रकार के इकोनॉमिक और सोसाइटियल और पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया। भाई जो वार था, हम जानते हैं जब युद्ध होते हैं तो युद्ध हमेशा विनाशकारी होते हैं, चाहे जीतने वाला व्यक्ति हो चाहे हारने वाले व्यक्ति के लिए हो। जीतने वाला व्यक्ति भी लॉस खाता है, वो उसका भी नुकसान होता है। हारने वाला व्यक्ति ऑलरेडी भाई हारा है, उसका ऑलरेडी नुकसान। मतलब कि अगर युद्ध हो रहे हैं तो चाहे ये पक्ष हो चाहे ये पक्ष हो, हर साइड का नुकसान होता है। तो भाई उधर भी फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं भारत पर, जो वर्ल्ड पर इंपैक्ट डाल रहा है। और वर्ल्ड में चूंकि भारत तो प्रथम युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के इन्वॉल्व होने की वजह से, हम लोग उसकी कॉलोनी थे इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, इसकी वजह से हम पर भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। और हमारी जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोसाइटियल सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं उस पर गहरा इंपैक्ट डालता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या डालता है इसको हम लोग समझते हैं कि पहली बात, इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या इंपैक्ट पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का? तो इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई अगर युद्ध होगा तो डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या होंगे, उसमें ह्यूज इंक्रीज होगा, बहुत अधिक मात्रा में उसमें वृद्धि हो जाएगी। कि अगर युद्ध होता है तो जो आर्म्स एमिनेशंस हैं, बंदूक है और बम बारूद गोले हैं, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। सैनिकों के लिए भोजन है, ये फिर सैनिकों के लिए रख रखाव की चीज़ें हैं, टैंकर्स हैं। तो डिफेंस से संबंधित जितने भी एक्सपेंडिचर है उसमें बहुत ही बड़ी वृद्धि हो गई। भाई क्यों? युद्ध होगा तो सामान खत्म होंगे, सामान की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि युद्ध लड़ना है तो ये चीज़ें चाहिए। तो वही कह रहा है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत ही बड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, विच वॉज फाइनेंस्ड बाई वार लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्स, जिसको फाइनेंस किया जाता था वार लोन के थ्रू और टैक्स को बढ़ा करके। अब उसको मेट कैसे करेगी? जो गवर्नमेंट, जो भी देश लड़ रहा होगा, अगर उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए वो तमाम चीज़ें व्यवस्था करेगी। तो जो ब्रिटेन था वो आपका कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाकर और वार लोन के थ्रू उसको मेंटेन करने का प्रयास करता था। कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये सारी चीज़ें इंडिया पर कर दी गई, जिससे कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए। भाई युद्ध होता तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए वारलेन के रूप में फाइनेंस करेगा, टैक्स को बढ़ा करके उसको मेंटेन करेगा, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाएगा, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए सब। तो इससे भारत पे धीरे धीरे इकोनॉमिकल इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया। तो आप 1 2 3 4 ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब बता रहे हैं कि कैसे भारत की इकोनॉमी पर, भारत की पॉलिटिकल सिस्टम पे, भारत की सोसाइटियल सिस्टम पे कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंपैक्ट पड़ा। वही पॉइंट्स हैं ये सब। थ्रू द वार ईयर प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग between 13 to 18 leading to extreme hardship for the common people। कह रहा है कि जिस समय युद्ध चल रहे थे उस समय की बात कर रहा है कि जो प्राइसेस थे, वस्तुओं के जो मूल्य थे वो डबल हो गए। क्या हो गए? डबल हो गए। यानी कि कोई चीज़ अगर 2 रुपये मिलती थी तो वो 4 रुपये मिलने लगी,
ड्यूरिंग द वार पीरियड प्राइसिंग जो है डबल हो गई हर वस्तुओं के, जिससे कि एक आम लोगों की जो जीवन है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम हार्डशिप को फेस करने लगा। बहुत ही कठोर जीवन हो गया, बहुत संघर्षफुल बोल सकते हैं, संघर्ष से युक्त जीवन हो चुका था लोगों का। आम जनता का जो है सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरने लगा, एक्सट्रीम हार्डशिप को फेस करने लगा। हम जानते हैं 1913 से 1918 के बीच में वस्तुओं के मूल्य डबल हो जाते हैं, जिससे कि आम जनता त्राहि त्राहि करने लगती है, एक्सट्रीम हार्डशिप को फेस करना शुरू कर देती है। और वहीं पे विलेजर्स की बात करें तो वो कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, भाई उनको जो है सप्लाई सोल्जर्स, सोल्जर्स मतलब सैनिक, युद्ध लड़ेगा सैनिक, सैनिक कौन होते हैं? हम होते हैं, आप होते हैं, लोग होते हैं। और इन लोगों की जो पूर्ति है वो कहाँ से हो रही थी? अंग्रेज कर रहे थे गांव के क्षेत्रों से। तो गांव के लोग, गांव के क्षेत्र से, गांव की साइड से लोगों को सप्लाई किया जाता था सोल्जर्स के फॉर्म में, कि उनको पकड़ के ले जाके सेना में भर्ती। ऐसा नहीं कि आप कहें नहीं मेरा मन नहीं है, जबरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो भी जबरदस्ती आपको सेना में भर्ती किया जाता है, क्योंकि लड़ने के लिए आदमियों की आवश्यकता होती है। और ये आदमियों की जो पूर्ति है वो अंग्रेज करते थे विलेजेस के एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, कंट्री साइड में। तो वही लिखा है कि विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। जब ऐसा होता है तो वाइड स्प्रेड एंगर, चारों तरफ सब लोगों को गुस्सा भड़क जाता है। भाई गांव की तरफ से लोगों की जबरन भर्ती सेना में करना शुरू कर दिए सब, क्योंकि लड़ने के लिए सैनिक चाहिए। सैनिक उनको गांव के क्षेत्रों में मिल रहे थे, हट्टे कट्टे लोग पकड़ के उनकी जो है सेना में जबरदस्ती क्या होती थी, भर्ती होती थी, जबरन भर्ती की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जिससे कि उधर के क्षेत्रों में अंग्रेजों के प्रति काफी लोगों के अंदर गुस्सा जो है देखने को मिल जाता है। देन 18 to 19 and 20 to 21 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। फसल भी क्या हो गई, अलग अलग पार्ट्स में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फसल भी क्या हो गई। 18 से 19 की बात करें या 20 से 21 की बात करें तो क्रॉप फेलियर भी देखने को मिल रहा है, फसल भी बर्बाद हो गई किसानों की, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की बड़ी मात्रा में कमी। अब समझिए, फसल बर्बाद होगी तो भाई अन्न कम होंगे, अन्न कम होंगे, उत्पादन भाई हो ही नहीं रहा है, डिमांड वही है, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ फूड की जो है व्यवस्था लोगों को फेस करना पड़ गया। अब लोग और परेशान हैं, इधर परेशान ऑलरेडी हैं तीन तीन चीज़ों से, एक और समस्या की क्रॉप फेलियर आ गया। जब क्रॉप फेलियर आ गया तो इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड भी, खाने की भी कमी हो गई लोगों के पास। और दिस वाज एक्कम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा महामारी भी फैल गई उस वक्त। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 की जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल्स पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड द एपिडेमिक्स। 1921 में जो जनगणना हुई, सेंसस ऑफ 1921, उस जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग 12 से 13 मिलियन लोग, यानी लगभग 1 से सवा 1 करोड़ लोग पेरिस्ड हो गए, मारे गए, मर गए। किसकी वजह से? फेमाइन की वजह से एंड एपिडेमिक की वजह से, यानी इस जो अकाल और महामारी की वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग, 12 to 13 मिलियन पीपल्स वर पेरिस्ड, वो मारे गए। अब सोचो इतनी हार्डशिप है सोसाइटी में भी, पहली बात क्रॉप फेलियर हो गया, ठीक है भाई साहब, इसकी वजह से एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी हो गई, इसी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी कहीं कहीं अटैक करता है, इन्फ्लुएंजा महामारी का भी दौर लोगों को झेलना पड़ता है। और यही बता रहा है कि 1921 की जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं बाय द एज द रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक, यानी अकाल और कहीं न कहीं महामारी की वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। यानी कि कहीं न कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने डीप इम्पैक्ट डाला इंडिया की इकोनॉमी पर और इंडिया की सोसाइटी पर। अगला एस्पेक्ट लिखा हुआ है, इट लेड टू ह्यूज, ये तो आपका वही टॉपिक है। इसके बाद लिखा हुआ है आपका कि पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। अब ये जितनी भी हार्डशिप लोग फेस कर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि जब युद्ध हो रहा है तो इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर ये युद्ध एक बार खत्म हो जाएगा तो आई होप ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लोगों को ये उम्मीदें थी। बट लिखा है ना, पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। लोगों को उम्मीद थी कि जब युद्ध खत्म होगा तो उनकी समस्याएं भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस वक्त में जब लोगों की एक ही उम्मीद थी कि अगर युद्ध खत्म होगा तो समस्या खत्म होगी, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती है। और उसी वक्त
लोग परेशान, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन में हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में हो, चाहे सोसाइटियल सिस्टम में हो, हर एंगल से लोग परेशान थे और लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होगा और हम जो है फिर से जो है सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और उस वक्त सबके अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लेकर ब्रिटिशर्स के प्रति असंतोष की भावना लोगों के अंदर पैदा थी। और उसी वक्त भारत में एक लीडर की एंट्री होती तो उससे पहले है, लेकिन लोग तब तक समझ जाते हैं कि हमें इनके नेतृत्व में ही चलना है। और उसको आप समझते हैं पूरी कहानी के थ्रू कि उस वक्त जो लीडर की अपीयरेंस देखने को मिलता है वो होते हैं महात्मा गांधी जी, और उनके नेतृत्व में लोग अब उनको फॉलो करना शुरू करते थे। और महात्मा गांधी जी भी अब तमाम दो बड़े मूवमेंट को, जिसको हम लोग जानेंगे एनसीएम और सीडीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन दोनों को करेंगे। इन कैसे करेंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, यही हमें बेसिकली इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। यही पूरा चैप्टर का बेसिक थी। यानी कि एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इस वक्त एक नया लीडर अपीयर होता है और वही सजेस्ट करता है एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, कि हमें एक नए तरीके से क्या करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। यानी कि हम समझ चुके कि जो युद्ध था उसने डीपली अफेक्ट किया इंडिया को। इंडिया को क्या किया, डीपली अफेक्ट किया। ठीक है, ये तो सेंट्रल पावर है, एलाइड पावर है, सेंट्रल पावर है, जो युद्ध क्या कर रही थी, लड़ रही थी आपस में फर्स्ट वर्ल्ड वार में। यानी कि हम समझ चुके हैं पूरी कहानी के पहले एस्पेक्ट को कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे इंपैक्ट डालता है भारत की इकोनॉमी पर, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम पे, भारत के सोसाइटियल सिस्टम पे, जिसकी वजह से लोग त्राही त्राही करना शुरू कर देते हैं और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब का कारण यही सब है। कौन है, ब्रिटिशर्स। और सब लोग इसके माध्यम से कैसे यूनाइट होंगे, और उसमें लीडर की, जिसका नाम हमने पढ़ा है महात्मा गांधी, उनकी क्या भूमिका होगी, कैसे लोगों को यूनाइट करेंगे, कैसे तमाम मूवमेंट्स करेंगे, मूवमेंट को किन किन प्रोसेस के थ्रू वो अनफोल्ड करेंगे, और फिर कैसे उसका क्या रिजल्ट आएगा, यही बेसिकली हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और अगले टॉपिक जिसमें हम बोलेंगे खिलाफत नॉन कोऑपरेशन, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलेंगी। तो आई होप आज का जो टॉपिक था उसको आपने खूब अच्छे से क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। फिलहाल आई होप आज के सेशन में इतना ही, और आज के जितने भी टॉपिक्स थे आई होप आप उसको समझ पाए होंगे, अच्छे से तैयार भी कर पाए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।